अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास की केमिस्ट्री का हमने चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया हुआ है। केमिकल इक्विलिब्रियम का आज जो हम लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करेंगे उसमें हम लॉ ऑफ मास एक्शन को डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए बनाया गया है, तो इस लॉ को हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है या लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है, ये असल में हमें डायनामिक इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशंस के बीच में रिलेशनशिप को बताता है। हमें ये बताता है कि जब इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है तो उस वक्त रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में क्या रिलेशनशिप होता है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमें इस लॉ ऑफ मास एक्शन के जरिए मालूम होती है या हमें पता चलता है। इस लॉ को नॉर्वे के रहने वाले दो केमिस्ट थे, इन्होंने इस लॉ को पेश किया है। एक का नाम गोल्डबर्ग था और दूसरे का नाम पीटर वॉग है। दोनों ने 1869 में ये लॉ को पेश किया। गोल्डबर्ग है एक का नाम और दूसरे का नाम क्या है, पीटर वॉग है। इन दोनों ने 1869 में इस लॉ को पेश किया है और इन्होंने बहुत से रिवर्सिबल रिएक्शंस को स्टडी किया। बहुत से रिवर्सिबल रिएक्शंस को जब ये स्टडी कर रहे थे तो इनका जो मेन फोकस था वो दो चीज़ों पर था। एक तो ये देखते थे रेट ऑफ रिएक्शंस को, रिएक्शंस की रफ्तार पे इनका फोकस होता था, और दूसरी चीज़ जो ये देखते थे वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशनशिप को। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशंस के बीच में जो रिलेशनशिप था उसको, इन दो पॉइंट पे ये ज्यादा ध्यान दे रहे थे। तो उस वक्त इन दोनों ने बहुत से रिवर्सिबल रिएक्शंस को स्टडी किया, इनको बहुत गौर से ऑब्जर्व किया। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन इनको मिली रेट ऑफ रिएक्शंस के लिहाज से, रिएक्शंस के रफ्तार के लिहाज से, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में जो रिलेशनशिप था उस लिहाज से जितना भी डाटा इन्होंने कलेक्ट किया, तो इस सारे डाटा को, सारी इंफॉर्मेशन को समराइज करके हमारे सामने एक लॉ की सूरत में पेश किया, एक लॉ की सूरत में इसको प्रपोज किया। वो क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन है। तो अपनी सारी जो वहाँ पे मेहनत थी, इन्होंने जो मेहनत की थी रिवर्सिबल रिएक्शंस पे जब ये स्टडी कर रहे थे, उसको स्टडी करने के बाद सारी इंफॉर्मेशन को समराइज करके लॉ की सूरत में पेश किया। वो लॉ ऑफ मास एक्शन है जिसको हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। तो इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, इन्होंने जितने भी रिएक्शंस देखे तो इन्होंने एक चीज को ऑब्जर्व किया। वो कहते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस है, कोई भी सब्सटेंस जो रिएक्ट करेगा उसकी रफ्तार उसके एक्टिव मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो वो डेफिनेशन क्या बताता है, रेट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, रिएक्ट करने वाले जो सब्सटेंसेस है ना उसकी रफ्तार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू इट्स एक्टिव मैसेज, इनके एक्टिव मैसेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब एक्टिव मैसेज क्या होते हैं हम आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे ये समझें कि जितनी भी सब्सटेंसेस है या कोई भी सब्सटेंस है जो रिएक्ट करेगा उसकी रफ्तार उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एक्टिव मास को हम मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं या कंसंट्रेशन कहते हैं। तो जैसे जैसे आप देखेंगे कि कंसंट्रेशंस को बढ़ाएंगे, उस रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशंस को बढ़ाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि उसकी रफ्तार भी बढ़ेगी, रिएक्ट करने की रफ्तार भी बढ़ेगी। अगर आप उसकी कंसंट्रेशंस को कम करेंगे तो उसके रिएक्ट करने की रफ्तार भी कम होगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक चीज के बढ़ाने पर दूसरी चीज भी साथ बढ़ जाए, एक चीज के कम करने पर दूसरी चीज भी साथ कम हो जाए। तो इसी तरह फिर इन्होंने इसी को केमिकल रिएक्शंस के लिए भी पेश किया। इन्होंने कहा कि जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट of the active masses of reacting substance of reacting substances। जरा अब इस लॉ को देखें, ये क्या कहता है, इन्होंने ये रिएक्शंस के लिए दे दिया। ये कहते हैं कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कोई भी केमिकल रिएक्शन है उस केमिकल रिएक्शंस की रफ्तार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रिएक्ट करने वाले सब्सटेंसेस के एक्टिव मैसेस के और उनके प्रोडक्ट्स के। प्रोडक्ट्स यहाँ पे वो नहीं है जो आपको रिएक्शन में हासिल होते हैं,
ये प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं। यानी रिएक्टेंट्स आप जानते हैं ना, रिएक्टिंग सब्सटेंस एक से ज्यादा होते हैं, तो जब आप उनकी कंसंट्रेशंस को मल्टीप्लाई करें तो उसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो मल्टीप्लिकेशंस को ये कहते हैं, हासिल ज़रब को कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास ए और बी एक रिएक्शन है और ये सी और डी बनाते हैं, तो यहाँ पे कितने रिएक्टेंट है? 2 रिएक्टेंट है ना, ए और बी। तो मैं इनकी कंसंट्रेशन, ये एक्टिव कंसंट्रेशन ए और बी, ये मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये कहलाएगा ये टू दी प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट क्या आया? मल्टीप्लिकेशन ऑफ दी एक्टिव मैसेज। ये एक्टिव मैसेज स्क्वायर ब्रैकेट से जो हमने रिप्रेजेंट किया, ये क्या कहलाएगा? एक्टिव मैसेज ऑफ द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। तो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस कितने? ए और बी 2 है, और ये इनकी कंसंट्रेशन को हमने मल्टीप्लाई किया, ये प्रोडक्ट है। तो इस रिएक्शंस की रफ्तार किस चीज पे डिपेंड करेगी? ये रेट ऑफ रिएक्शन है जिसको मैंने आर से रिप्रेजेंट किया। तो इस रिएक्शंस की रफ्तार इन दोनों ए और बी के कंसंट्रेशंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अगर आप ए और बी की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इस रिएक्शंस की रफ्तार बढ़ेगी, ए और बी की कंसंट्रेशन कम करेंगे तो रिएक्शंस की रफ्तार कम होगी। ये लॉ ऑफ मास सेक्शन है। अब ये जो एक्टिव मास का लफ्ज है, इसका क्या मतलब है? ये हम किस लिए यूज करते हैं? एक्टिव मास केमिस्ट्री के इब्तिदाई दिनों में, शुरू में कंसंट्रेशन को ही एक्टिव मास कहते थे। ठीक है, यानी जो कंसंट्रेशन है उसके लिए पहले लफ्ज क्या यूज किया जाता था? एक्टिव मास। इस एक्टिव मास को हम मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं। मोलर कंसंट्रेशन, और इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है? इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो एक्टिव मास जब भी आ जाए तो आप लोगों ने याद रखना, ये किसे कहते हैं? कंसंट्रेशंस को कहते हैं, मोलर कंसंट्रेशंस को कहते हैं। आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे और मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसका यूनिट है। अब एक्टिव मास को मैं आपको एक और अंदाज से भी समझा देता हूं। मेरे पास एक लकड़ी है, मैं इस लकड़ी को जला रहा हूं, इसको मैंने आग लगा दी है, कंबस्ट करवा रहा हूं इसको। ये एक लकड़ी है, मैंने यहां से इसको आग लगा दी एक किनारे से, और इसका ये वाला हिस्सा थोड़ा सा जलना शुरू कर गया, क्योंकि आग यहाँ से दे रहा हूँ तो पहले ये वाला हिस्सा जलना स्टार्ट करेगा, ये वाला हिस्सा यहाँ से ये हिस्सा जलना। अभी यहाँ तक आग नहीं पहुंची, ये बाकी हिस्सा अभी रहता है, अभी सिर्फ ये वाला हिस्सा जल रहा है। तो इस कंबशन रिएक्शन में जो पार्ट अभी एक्टिव है, जो जल रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे? एक्टिव मास कहेंगे, और बाकी सारे का सारा मेरे पास क्या है? वो इनएक्टिव है, ये एक्टिव मास है। और अगर बाकी हिस्से को आप देखें, ये जितना भी हिस्सा रहता है ये वाला, ये सारे का सारा अभी इनएक्टिव है, क्योंकि ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता। तो सिंपल आप लोगों ने याद रखना है कि वो रिएक्टेंट या वो कंसंट्रेशन जो रिएक्शन में एक्टिव होता है, जो हिस्सा लेता है, उसको हम एक्टिव मास कहेंगे, और बाकी सारे का सारा क्या कहलाएगा? इनएक्टिव कहलाएगा। मैं इस पूरी लकड़ी को जलाना चाहता हूँ, मेरा मूड है कि सारी लकड़ी को जलाऊं, लेकिन अभी शुरू में आग कहाँ तक लगी है? यहाँ तक मौजूद है, तो ये वाला हिस्सा सिर्फ एक्टिव है। हो सकता है आगे जाके मेरा मूड चेंज हो जाए, या हालात कुछ ऐसे हो जाए, हवा चलना बंद हो जाए, तो ये रिएक्शन स्टॉप कर जाएगा, तो ये वाला तो नहीं जलेगा ना, ये तो रह जाएगा। तो ये अभी इनएक्टिव है, जब ये जलेगा ये तभी एक्टिव कहलाएगा। अभी ये हिस्सा नहीं ले रहा तो ये क्या कहलाएगा? इनएक्टिव कहलाएगा। एक और एग्जांपल दे देता हूँ। एक गिलास में आप पानी ले लेते हैं पीने के लिए, तो आपने एक गिलास में पानी लिया पीने के लिए, अब आप इसको पी रहे हैं, तो अब जिस वक्त आप इसको पीना शुरू कर देते हैं, जितना पानी आपके मुंह में जा रहा है, अभी सिर्फ वही हिस्सा इसका क्या है? एक्टिव मास है। पूरे गिलास में जो पानी है वो सारे का सारा एक्टिव नहीं है, अभी आपके बॉडी में जितना पानी जा रहा है, मुंह में जा रहा है, वही सिर्फ क्या है? एक्टिव मास, और बाकी जो अभी पीछे रहता है वो क्या है? इनएक्टिव मास। आपका मूड क्या बन रहा है कि आप सारे का सारा पानी पी जाए? तो अभी पिया तो नहीं है ना, अभी जितना पी रहे हैं, जितना मुंह में मौजूद है पानी, पेट के अंदर जा रहा है, वो सिर्फ एक्टिव है, बाकी सारा अभी क्या? इनएक्टिव है। हो सकता है बीच में ऐसे कोई पार्टिकल आपको नजर आ जाएं और आप थोड़ा सा पानी पी के बाकी नीचे फेंक देते हैं, तो जितना आपने पी लिया वो एक्टिव होगा, और जो बाकी आपने फेंक दिया वो आपके काम नहीं आया, वो इनएक्टिव मास है। तो एक्टिव मास वो हिस्सा है, वो कंसंट्रेशन है जो रिएक्शन में हिस्सा लेता है। तो उम्मीद है एक्टिव मास को आप समझ गए होंगे, आपको समझ आ गई होगी। अब लॉ ऑफ मास को हमने एक रिएक्शन से समझना है। जल्दी से हम एक रिएक्शन देख लेते हैं, एक एग्जांपल।
फर्ज करो मेरे पास एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स ए है और बी है, ये मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं सी और डी, और ये वापस सी और डी मिलकर वापस क्या बनाते हैं, ए और बी। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। एग्जाम्पल्स के तौर पर हमने लिया इसको, ये वाले मेरे पास रिएक्टेंट्स है ए और बी, और ये वाले प्रोडक्ट्स है। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो कौन सा रिएक्शन हुआ, फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये रिएक्टेंट्स में, ये रिवर्स रिएक्शन हुआ। तो आप लोगों को पता है कि ये रिएक्शन जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ये दो पर मुश्तमिल है, एक रिवर्स रिएक्शन है और दूसरा फॉरवर्ड रिएक्शन है। अब मैं इस तरह इनकी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करूंगा, तो मैं जब भी ये ला लिखूंगा या इनके कंसंट्रेशंस को रिप्रेजेंट करूंगा तो वो स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करूंगा। ए है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करूंगा, इसी तरह बी है, इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दूंगा, सी को भी, और इसी तरह डी को भी। ये क्या है, ये कहता है कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैंने इसको बंद किया, इसका मतलब है एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट ए, बी ये वाला इसका मतलब है एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट बी, सी और डी तो प्रोडक्ट है, हम कहेंगे एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट सी, और ये एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डी। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स आपको एक्टिव मास को रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर कंसंट्रेशंस को रिप्रेजेंट करता है, जिसका यूनिट है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो इनकी इस तरह हम रिप्रेजेंटेशंस करेंगे। अब दो रिएक्शन है, हमने पहले फॉरवर्ड रिएक्शंस के लिए ये ला अप्लाई कर देना है और फिर रिवर्स रिएक्शंस के लिए अप्लाई कर देना है, और फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट पर हमने इन दोनों को कंबाइन कर देना है, जिससे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे। अब इन दोनों को मैं अलग अलग जो है ना इसकी एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, ला अप्लाई कर देता हूँ दोनों पे अलग अलग, और फिर हम इससे जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो हम कलेक्ट कर लेंगे। अब जरा ध्यान दें, आगे आए यहाँ पे, और ये मेरे पास है ए, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, और यहाँ पे क्या है, ये रिवर्स रिएक्शन है। ऊपर वाले रिएक्शन में आप लोगों ने देखा कि फॉरवर्ड रिएक्शन आपके पास ये था, ए प्लस बी क्या बनाते थे, सी प्लस डी, ये आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन था। और रिवर्स रिएक्शन क्या था, सी प्लस डी वापस क्या बनाते हैं, ए प्लस बी। ये रिवर्स रिएक्शन है, और ये वाला क्या, फॉरवर्ड रिएक्शन। अब हमने ये ला पहले फॉरवर्ड के लिए अप्लाई करेंगे और फिर हम रिवर्स के लिए। इसमें भला क्या होता है, इसमें हम देखते हैं कि रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं किसमें, प्रोडक्ट में। तो रिएक्शंस की डायरेक्शन कहाँ से है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। इसमें प्रोडक्ट्स कन्वर्ट होते हैं रिएक्टेंट्स में, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स की तरफ। ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार इस ए और बी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स ए और बी है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार इस ए और बी पे डिपेंड करेगी, इनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। और रिवर्स रिएक्शन में रिएक्टेंट्स क्या है, सी और डी है ना, क्योंकि आप यहाँ पे इस डायरेक्शन में इसको लेके जा रहे हैं, तो ये तो रिएक्टेंट हुए, ये रिएक्ट करें, तो रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार सी और डी पे डिपेंड करेगी, फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार ए और बी पे डिपेंड करेगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट आर से मुराद रेट और एफ से मुराद फॉरवर्ड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट ए एंड रिएक्टेंट बी। यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट ए और ये एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट बी। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को खत्म करने के लिए हम यहाँ पे इक्वलिटी साइन लगा देंगे और साथ में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, फॉरवर्ड कांस्टेंट लगा देंगे, और ये ए और बी आ जाएगा, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। ये वाला क्या कहलाता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, जिसको हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शंस के लिए। इसी तरह आपने यही चीज इसके लिए भी लिख देनी है। तो इसमें क्या, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये किसकी चीज पे, सी और डी की कंसंट्रेशन पे, टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव कंसंट्रेशन या एक्टिव मैसेज ऑफ प्रोडक्ट सी एंड डी। ये यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करें, ये प्रोडक्ट है, तो ये भी प्रोडक्ट है और ये भी, दोनों भी क्या है, खुद भी प्रोडक्ट है। तो हम कहेंगे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास, या यहाँ पे फिर कहेंगे टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट सी एंड प्रोडक्ट डी। तो यहाँ पे
जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बता रहा है कि अगर आप देखेंगे इन सी और डी की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिवर्स रिएक्शंस की रफ्तार बढ़ेगी, सी और डी की कंसंट्रेशंस कम करेंगे तो रिवर्स रिएक्शंस की रफ्तार भी कम होगी। इसमें हम ए और बी की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शंस की रफ्तार बढ़ेगी, ए और बी की कंसंट्रेशन कम करेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शंस की रफ्तार कम होगी। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को खत्म करने के लिए हम इक्वलिटी साइन लगा देते हैं और साथ में हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये फॉरवर्ड रिएक्शंस के लिए था और ये यहाँ पे ये रिवर्स है तो हम के आर लिख देंगे और साथ में सी और डी की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई मेरे पास। अब हमें पता है कि जब डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है तो उस वक्त फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों बराबर हो जाते हैं। अब कंडीशन क्या है, एट डायनामिक इक्विलिब्रियम, जब डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ तब सिचुएशंस क्या होगी। तो जब डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ तब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये दोनों क्या हो जाते हैं, ये इक्वल हो जाते हैं। तो हम कहेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब आपने करना क्या है, अब आपने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू उठा के यहाँ से इसके नीचे पुट कर देनी है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की वैल्यू उठा के इसके नीचे पुट कर देनी है। तो इक्वेशन नंबर 1 से हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू इतनी है, ये हम उठा लेंगे, ये लिख देंगे के एफ ए और साथ में क्या आ जाएगा बी और इसको हम इक्वल कर देंगे। यहाँ से हम इस रिवर्स रिएक्शन की वैल्यू ले लेंगे के आर सी और ये टी, ठीक है। अब इसमें देखें के एफ कांस्टेंट है, इस तरफ के आर कांस्टेंट है, इस तरह ए बी वेरिएबल हो सकते हैं, सी और डी क्या हो सकते हैं वेरिएबल, लेकिन ये दोनों कांस्टेंट है। अगला काम आप लोगों ने क्या करना है कि कांस्टेंट को एक तरफ ले आए और जो वेरिएबल है उसको दूसरी तरफ कर दें। तो के आर को उठा के इस तरफ ले आएंगे, डिवाइड कर देंगे इस पर, और ए और बी को उठा के यहाँ पे डिवाइड कर देंगे सी और डी पर। तो यहाँ पे के एफ है, ये के एफ के आर को उठा के यहाँ पे ले आएंगे, इस पे डिवाइड हो जाएगा। और इसी तरह सी और डी है तो के प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन की बात हो रही है, इस सी और डी पे ये ए और बी उठा के डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये यहाँ से उठ के इस तरफ आएंगे ना तो इस पे क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। ए और बी की कंसंट्रेशन आ गई। अब ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ गई है जिसमें हमने दो कांस्टेंट को एक तरफ कर दिया और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को हमने दूसरी तरफ कर दिया। तो इस के एफ और के आर के रेशो को हम एक नए कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, के सी कहते हैं, के एफ डिवाइडेड बाय के आर। ये स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, के आर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। तो अब इस के एफ के आर को रिप्लेस करके इसकी जगह पे के सी पुट कर दें। तो ये मेरे पास बन जाएगा, नेक्स्ट जो बनेगा वो आ जाएगा के सी इक्वल है सी और डी किसकी कंसंट्रेशन है, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, ए और बी किसकी कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है। अब मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जिसको हम के सी कहते हैं। के सी मेरे पास का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये के आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। और सी किसको रिप्रेजेंट करता है, ये एक्टिव मास को, ये मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। और सी और डी क्या है, ये आपको पता है कि ये रिएक्शंस के अंदर क्या थे, प्रोडक्ट थे। आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिवाइड करना है। ए और बी क्या थे, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि एक रिलेशनशिप बताया गया है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट असल में किस चीज को एक्सप्रेस करता है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की रेशो को, यानी प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को जब हम डिवाइड करते हैं रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को, तो उससे जो आंसर आता है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आप जब भी डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट में आप जब भी रिएक्शन मिक्सचर लेंगे, आप सैंपल लेंगे उससे, तो आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को पुट करेंगे तो हमेशा ये आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अगर आप कंडीशन चेंज कर देते हैं तो थोड़ी देर के लिए ये कंसंट्रेशन इनकी चेंज हो जाएगी, लेकिन ये खुद को इस तरह एडजस्ट करेंगे यही प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट के दोबारा फिर से आंसर क्या आ जाए,
सेम आ जाएं तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसी को हम लॉ ऑफ मैथ एक्शंस कहते हैं, जिससे हमें केसी की वैल्यू आ गई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स की वैल्यू आ गई। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी लॉ ऑफ मैथ एक्शन को एक जनरल रिएक्शंस के लिए डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे ऐसे रिएक्शन के लिए जिसमें नंबर ऑफ मोल भी इन्वॉल्व होंगे। उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। हमारे इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।